पिछले पार्ट में हमने देखा कि फैंग सनशाइन एकेडमी के 40 मेंबरों को हरा देता है, जिसकी वजह से उसकी स्कूल के ज्यादातर स्टूडेंट्सों को सनशाइन एकेडमी में एडमिशन मिल जाता है। और फिर फैंग को सनशाइन एकेडमी की ओर से रहने के लिए कमरा दिया जाता है, जिसे देखकर फैंग बहुत ज्यादा खुश हो गया होता है। तभी मिस मिरर फैंग को एडवाइस देती है कि तुम्हें स्कूल के अंदर जाकर वहाँ के स्टूडेंटों को प्रोजेक्ट करना चाहिए, ताकि उसके द्वारा तुम उनके एट्रीब्यूट और टैलेंट्स को प्राप्त कर पाओ। ये सुनकर फैंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि फैंग स्कूल जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है और फिर वो स्कूल जाते हुए कहने लगता है, स्कूल के अंदर के जितने भी जीनियस है मैं आ रहा हूँ, और मेरे आने के बाद तुम्हारे एट्रीब्यूट टैलेंट और एट्रीब्यूट स्किल सब कुछ मेरी हो जाएंगी। और फिर हमें दिखाया जाता है एक दिन बाद का सीन, जहाँ फैंग घूम रहा होता है और फिर वो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया होता है। तो वो चिल्लाते हुए कहने लगता है, इस पूरी स्कूल में सारे के सारे कचरे लड़के भरे हुए हैं, यहाँ पर एक भी मुझे ताकतवर लड़का क्यों नहीं मिल रहा है। और फिर जब वो अपने मिरर स्पेस के अंदर आकर मिस मिरर से कहने लगता है, मैंने आधा दिन बिता दिया है इस स्कूल के चारों ओर चक्कर निकालने में, लेकिन यहाँ पर अभी तक मुझे कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं मिला है जिसके पास कोई एट्रीब्यूट टैलेंट हो या फिर कोई ऐसी एट्रीब्यूट स्किल हो जिसकी पावर बहुत ज्यादा हो, क्योंकि यहाँ पर जितने भी है वो सारे के सारे बहुत ही ज्यादा लो लेवल के मार्शल आर्टिस्ट हैं। और इतना ही नहीं, अभी तक मुझे कोई एक ऐसा भी मार्शल आर्टिस्ट नहीं मिला है जिसके पास कोई हाई रैंक की एट्रीब्यूट स्किल हो। तो मिस मिरर उसे समझाते हुए कहने लगती है, ये स्कूल बहुत ही ज्यादा बड़ी है, तुम ऐसे ही घूमते हुए किसी को भी नहीं ढूंढ सकते, इसीलिए तुम्हें किसी ऐसी जगह पर जाना चाहिए जहाँ पर बहुत ही ज्यादा हाई लेवल के मार्शल आर्टिस्ट इकट्ठे होते हो। ये सुनकर फैंग भी कहने लगता है, हाँ तुम ठीक कह रही हो, रियल जीनियस सच में स्कूल के सेंटर में ही मिलेंगे, इसलिए मुझे वहाँ पर जाना चाहिए और वहाँ पर देखना चाहिए कि वहाँ पे कौन लोग चैलेंजेस रिकॉर्ड्स बना रहे हैं, और मुझे वहाँ पर जाकर अगर टाइम मिलता है तो कुछ रिकॉर्ड्स को तोड़ भी देना चाहिए। फिर हमें स्टारशाइन एकेडमी का सेंटर एरिया दिखाया जाता है, जो कि यूनिवर्सिटी हॉल और सैंड टावर होता है। तो फैंग सैंड टावर की ओर जाते हुए कहने लगता है, ये वो बिल्डिंग है जहाँ पर लोग आकर एक दूसरे को चैलेंज करते हैं और पता करते हैं कि उनके पास कितनी ज्यादा पावर है। सच में ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं किसी नोवेल में आ गया हूँ। और फिर फैंग उस बिल्डिंग के अंदर जाने लगता है तो वो देखता है कि वहाँ पर एक लड़का खड़ा हुआ होता है, जो कि जिसे देखकर लोग कह रहे होते हैं, ये तो सच में एक रैंकिंग पावर नंबर 70 का ओयू टैंगमिंग है। और इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये अभी किसी मिशन को कंप्लीट कर आया है और अभी इसने किसी दूसरे मिशन को भी ले लिया है। तो पास में खड़ी लड़की कहने लगती है, क्या इसने इतनी जल्दी दूसरा मिशन भी ले लिया, क्या इसे रेस्ट की जरूरत नहीं है। और जब फैंग उस लड़के को देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और कहने लगता है, रैंक 3 का गोल्ड एट्रीब्यूट स्किल, सच में ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और फिर उसको वो प्रोजेक्ट करने लगता है, जिसकी वजह से उसकी सारी स्टेटस फैंग के सामने होती है और वो देखने लगता है कि उसके पास बहुत सारी रैंक 2 और रैंक 3 की स्किल्स होती है और उसका रियल में इंटरमीडिएट होता है। इसलिए उसे देखते हुए कहने लगता है, सच में ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और अगर मुझे इसकी सारी स्किल्स ड्रॉप्स में मिल गई तो मैं भी बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा, इसीलिए मुझे इसके साथ ही ग्राइंडिंग करनी चाहिए। और फिर वो खुश होते हुए मिस मिरर से कहने लगता है, मिस मिरर अब टाइम हो गया है ग्राइंड करने का, इसलिए इसे जल्दी से प्रोजेक्ट करूँ। और हम देखते हैं कि फैंग ये सब सोचते हुए बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है और उसकी आंखों में बहुत ही ज्यादा चमक होती है, जिसे देखकर वो लड़की कहने लगती है, ये लड़का तो यांग मिंग को देखकर लार टपका रहा है, सच में कितना ज्यादा परवर्ट है। और फिर फैंग सैंड टावर के अंदर जाने लगता है और कहने लगता है, मुझे यहाँ पर जाकर कल्टीवेशन भी करनी चाहिए और मैं कल्टीवेशन करता करता यांग मिंग के लिए ग्राइंडिंग भी करता रहूंगा। और फिर हम देखते हैं कि फैंग सैंड टावर के अंदर आ जाता है और वो देखता है कि उसके सामने बहुत ही बड़ी स्क्रीन लगी हुई होती है, जिसे देखकर वो कहने लगता है, सच में यहाँ पर बहुत सारे जीनियस है और यहाँ पे मुझे और भी ज्यादा ताकतवर एट्रीब्यूट स्किल और एट्रीब्यूट टैलेंट वाले लोग मिल सकते हैं, इसलिए मुझे उन्हें ढूंढना चाहिए और उनकी स्किल्स को अपना बना लेना चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि मिरर स्पेस वर्ल्ड में फैंग अपने अपोनेंट मिंग तियान के साथ फाइट शुरू कर देता है और उसके एट्रीब्यूट स्किल्स को लेने के लिए वहां पर लड़ाई कर रहा होता है और इसी के साथ वो वहीं पे घूमकर वहां पे एक्सपर्ट्स लोगों को भी ढूंढ रहा होता है और आसपास देखकर कहने लगता है, इस जगह पर तो बहुत ही ज्यादा कम एक्सपर्ट है, ऐसा लग रहा है कि ज्यादातर जीनियस लड़के पहले ही मिशन करने के लिए जा चुके हैं या फिर वो पहले ही हाई लेवल के फ्लोर्स में सैंड टावर के अंदर होंगे, इसीलिए मुझे वहां जाने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स अर्न करने हैं ताकि मैं भी सैंड टावर के अंदर जाकर कल्टीवेट कर पाऊं। फिर हम फैंग के मिरर स्पेस का सीन देखते हैं, जहाँ पर फैंग कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा हुआ होता है और वो एक ही झटके में मिंग त्यान को अपनी स्वार्ड स्लैश के जरिए हरा देता है और फिर कहने लगता है, एक इंटरमीडिएट मार्शल आर्टिस्ट को चैलेंज करना सच में मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इजी हो गया है। और उसको हराते ही मिस मिरर फैंग के पास आकर कहने लगती है, कांग्रेचुलेशन, तुमने पहली बार में इंटरमीडिएट रैंक का गोल्ड एट्रीब्यूट टैलेंट पा लिया है, सच में ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है और जब ये तुम्हारे लो ग्रेड गोल्ड एट्रीब्यूट के साथ मिल जाएगा तो तुम्हारी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि तुम्हारे
गोल्ड एट्रीब्यूट, और इस गोल्ड एट्रीब्यूट की पावर मिलने के बाद इसकी पावर बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पर पहुंच जाएगी। उसके बाद तो तुम्हारी पावर यांग मिंग से भी हाई लेवल पर पहुंच जाएगी। ये सुनकर फैंग भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहने लगता है नॉट बैड, अब इसके पास मेरे लिए सिर्फ एक ही अच्छी स्किल है, गोल्ड साइन टेक्निक, इसलिए मुझे जल्दी से उस रैंक 3 गोल्ड एट्रीब्यूट स्किल को प्राप्त कर लेना चाहिए। चलो फिर मुझे ग्राइंडिंग कंटिन्यू रखनी चाहिए। और ये सुनकर मिस मिरर फैंग से कहने लगती है अगर तुम्हें ग्राइंडिंग स्किल करनी है तो उसके लिए तुम्हें मिशंस को लेना चाहिए और उन्हें पूरा करना चाहिए, इसकी वजह से तुम जल्दी से स्किल्स को ग्राइंड कर पाओगे। तो ये सुनकर फैंग मना करते हुए कहने लगता है नहीं नहीं, मेरे पास और भी बहुत ही ज्यादा रास्ते हैं जिनकी वजह से मैं अपने फॉर्चून को कमा सकता हूँ। और हम देखते हैं कि फैंग वहीं पर खड़ा होकर बड़े मॉनिटर को देख रहा होता है, जिसमें वो कुछ देखकर कहने लगता है मुझे यहाँ पर रिकॉर्ड्स को चैलेंज करना चाहिए, जिसकी वजह से मुझे जल्दी ही बहुत सारे स्कूल पॉइंट मिल जाएंगे और मैं सेंट टावर में जाकर कल्टीवेशन कर पाऊंगा। और फिर हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है और इस वक्त भी फैंग अपने अपोनेंट को चैलेंज कर रहा होता है और उसे लगातार हरा रहा होता है। आखिरकार उसको उसकी रैंक 3 गोल्ड एट्रीब्यूट स्किल गोल्ड साइन टेक्निक मिल जाती है, जिसकी कीमत 1.5 मिलियन होती है, जिसे लेकर फैंग बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है और वो उस टेक्निक्स को एक्टिव कर देता है, जिसकी वजह से उस टेक्निक से ओरा निकलकर फैंग के अंदर जाने लगता है और उस एनर्जी की वजह से फैंग की पावर धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगती है। तो फैंग ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है सच में इस स्किल की हेल्प से मेरी पावर इतनी बढ़ चुकी है कि अब मैं एक मार्शल आर्टिस्ट के साथ फाइट कर सकता हूँ। तो मिस मिरर फैंग के पास आकर कहने लगती है तुमने अपनी एनर्जी को कंट्रोल कर इस टेक्निक को इस तरह से एक्सर्ट किया है जिसकी वजह से इसकी क्वालिटी नोविस स्टेज पर पहुंच चुकी है, इतनी हाई क्वालिटी की स्किल तो यांग मिंग की भी नहीं है। तो फैंग कहने लगता है एट्रीब्यूट स्किल भी फोर्जिंग स्किल की तरह होती है जो कि डायरेक्टली ग्राइंडिंग कर ऑब्टेन की जा सकती है, इसीलिए मुझे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो मिस मिरर कहने लगते हैं लेकिन इसको इंटरमीडिएट स्टेज तक कल्टीवेट करने के लिए तुम्हें खुद को हार्ड वर्क करना होगा, क्योंकि इसके बिना ये अपने हाई लेवल तक नहीं पहुंच पाएगी। ये सुनकर फैंग तुरंत ही कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है और वो बहुत ही ज्यादा कल्टीवेशन कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसके शरीर से बहुत ज्यादा ओरा एनर्जी निकल रही होती है। और फिर कुछ देर ऐसे ही कल्टीवेशन करने के बाद फैंग खड़े होते हुए कहने लगता है अब मेरे पास बहुत ही ज्यादा टाइम है कि मैं जाकर रिकॉर्ड्स को चैलेंज कर और ज्यादा पॉइंट्स को अर्न कर पाऊं। और हम देखते हैं कि वो दरवाजे से बाहर निकलने लगता है और फिर एक दरवाजे के सामने जाकर कहने लगता है ये ही अटैक पावर एंड स्टैंड टेस्ट रूम है, यहाँ पर जाकर लोग अपनी पावर्स को पहचान सकते हैं। और हम देखते हैं कि वो रूम एक जिम की तरह बना हुआ होता है, जिसके अंदर बहुत सारे एक्सरसाइज की टूल्स और मशीन्स रखी होती है, जिनमें से एक मशीन को देखकर फैंग कहने लगता है इसके अंदर बहुत सारे स्टोन लगे हुए हैं और इनमें से एक एनर्जी स्टोन को लाइट करने का मतलब यह है कि तुम्हारे पास नोविस मार्शल आर्टिस्ट की अटैक पावर है और अगर तुम 2 एनर्जी स्टोन्स को लाइट अप कर देते हो तो इसका मतलब तुम इंटरमीडिएट मार्शल आर्टिस्ट बन चुके हो। तभी फैंग देखता है कि उसके पीछे वही 3 लड़के आ जाते हैं जो कि फैंग को ढूंढ रहे होते हैं और वो आकर फैंग को कहने लगते हैं फैंग यून हम तुम्हें बहुत ही टाइम से ढूंढ रहे हैं, आखिरकार हमने तुझे ढूंढ ही लिया, तुम 1.5 महीने से अपने घर के अंदर ही छुपा हुआ है, तुझे क्या लगता था कि अगर तू बाहर नहीं निकलेगा तो हम तुझे नहीं ढूंढ पाएंगे, और अब तुम्हारा सामना कुछ तगड़े लोगों से हुआ है, इसीलिए तुम तैयार हो जाओ। और ये मत सोचना कि तुमने इस एकेडमी के 40 वीक लोगों को हराया तो तुम हमारे साथ भी लड़ाई कर सकते हो या फिर तुम इस एकेडमी के लिए फिट साबित होते हो, तुम्हें नहीं पता कि हमारी पावर कितनी हो। अब हम तुम्हारी इतनी ज्यादा हड्डियां तोड़ेंगे कि तू खुद ही अपनी जिंदगी के लिए भीख मांगेगा और इस एकेडमी को छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। पर इधर हम फैंग को देखते हैं जो अपना एक हाथ ऊपर करके अपने मन में ही सोच रहा होता है सच में ये बास्टर्ड स्टूपिड ये समझते हैं कि मैं इनके साथ फाइट करूंगा और ये फाइट करने के बाद जिंदा बच पाएंगे। और फिर फैंग अपने हाथ में पावर को गैदर करते हुए उस मशीन के ऊपर अपने हाथ से जोर से मारता है और हम देखते हैं कि उस मशीन का एक स्टोन लाइट अप हो जाता है, जिसे देखकर वो लड़के कहने लगते हैं ये तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है, सच में इसका तो सिर्फ एक ही स्टोन लाइट अप हुआ है। लेकिन तभी वो देखते हैं कि एक एक करके उसके 2 और स्टोन लाइट अप हो जाते हैं, जिसे देखकर वो कहने लगते हैं ये तो एडवांस मार्शल आर्टिस्ट बन चुका है, सच में ये कितना ज्यादा पावरफुल है, हम इसके साथ नहीं लड़ सकते। और फिर हम फैंग को देखते हैं जो अपनी ईविल आई से उन लड़कों को देख रहा होता है और फिर वो कहने लगता है तुम लोग क्या कह रहे थे, मैंने कुछ सुना नहीं। और हम देखते हैं कि फैंग की इतनी ज्यादा ईविल प्रेजेंस को देखकर वो तीनों लड़के डर से थर-थर कांप रहे होते हैं। और इसी के साथ इस चैप्टर का अंत हो जाता है। अगले चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि फैंग अपनी एनर्जी को और भी ज्यादा रिलीज करने लगता है, जिसकी वजह से उन तीनों लड़कों की फटके 4 हो जाती है और वो कहने लगते हैं ये तो एक मॉन्स्टर है,
है, सच में ये हमें एक ही झटके में खत्म कर देगा। और फिर वो भोले बनते हुए कहने लगते हैं, आज का वेदर सच में बहुत ही ज्यादा बुरा है। तो दूसरा लड़का कहने लगता है, मैंने सुना है कि कैफेटेरिया में एक नई फ्लेवर की आइसक्रीम बिकने के लिए आई है, चलो हम उसको जाकर चेक करते हैं पहले। और उन्हें ऐसे जाते हुए देखकर फैंग अपने मन में सोचने लगता है, सच में ये लड़की कितने ज्यादा डरपोक थे, जो इतनी सी पावर देखकर इतने ज्यादा घबरा गए हैं कि अब अपना चेहरा भी मुझे नहीं दिखाने वाले। तो मिस मिरर फैंग को आकर कहने लगती है, तुमने अपने बेयर हैंड से एक ऐसा अटैक डिलीवर किया है जिसकी वजह से तुम्हारी पावर एडवांस मार्शल आर्टिस्ट तक पहुंच गई है, इसीलिए ये लोग इतने ज्यादा डर गए हैं कि अब ये तुम्हें फ्यूचर में कभी भी चैलेंज करने की हिम्मत नहीं करेंगे। और फिर फैंग मिस मिरर से कहने लगता है, मैंने सोचा था कि मेरे अटैक पावर और भी ज्यादा हाई लेवल पर होगी, लेकिन जितनी मेरी पावर है उतनी पावर की मदद से तो मैं अकेडमिक रिकॉर्ड्स को कभी भी नहीं तोड़ पाऊंगा, इसलिए मुझे थोड़ी और ज्यादा ग्राइंडिंग करनी होगी ताकि मैं इन रिकॉर्ड्स को तोड़कर अच्छे से पॉइंट कमा पाऊं। इसलिए अभी मेरे पास ऐसी कोई चॉइस नहीं है, इसलिए मुझे थोड़े से मिशन लेने होंगे ताकि मैं उनको पूरा कर थोड़े तो पॉइंट ले लूं। और जब मैं मिशन को पूरा करूंगा तो हाई इंटेंसली बैटल मेरी कॉम्बैट एबिलिटी को भी बहुत ही ज्यादा बढ़ा देगी, जिसकी वजह से मेरी पावर भी बढ़ेगी और फिर मैं अपना स्टेमिना भी बढ़ा पाऊंगा। और फिर हमें सेंट टावर के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे फैंग खड़ा होकर एक बोर्ड को देख रहा होता है जिसके ऊपर लिखा हुआ होता है, सर्च फॉर 100 स्प्रिट ग्रास, मिशन डिफिकल्टी व्हाइट रैंक, मिशन रिवार्ड 200 पॉइंट। उसे देखकर फैंग कहने लगता है, यहाँ पर मिशन रैंक में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, जिनमें व्हाइट, ग्रे, ब्लैक, रेड आदि तरीके से रैंक बांटी जाती है। व्हाइट सबसे ज्यादा छोटी रैंक होती है और फिर उसके बाद ग्रे आती है जो कि इंटरमीडिएट मार्शल आर्टिस्टों के लिए होती है। और जैसे जैसे मिशन की डिफिकल्टी बढ़ती जाती है वैसे ही इसकी रिक्वायरमेंट भी और भी ज्यादा हाई लेवल के मार्शल आर्टिस्ट की हो जाती है। सच में व्हाइट रैंक तो मेरे लिए प्योरली मेरे टाइम को वेस्ट करने का जितना होगा, इसलिए मुझे एक ग्रे मिशन को लेना चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि फैंग ग्रे रैंक के मिशन की ओर जा रहा होता है, जिसे देखकर आसपास के स्टूडेंट्स बात करने लगते हैं, ये लड़का तो ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ टाइम पहले ही स्कूल में आया है और ये सीधे ही रैंक ग्रे की ओर जा रहा है। तो दूसरा लड़का कहने लगता है, हो सकता है कि ऐसे ही ग्रे रैंक के मिशंस को देखने आया हो कि इनमें आखिरकार क्या मिशंस मिलते हैं। फिर हम देखते हैं कि फैंग रैंक ग्रे मिशंस को चेक करने लगता है, उस पर लिखा हुआ होता है कि तुम्हें लॉ एनफोर्समेंट टीम की हेल्प करनी होगी ब्लड थॉर्न मेंबर्स को कैप्चर करने के लिए, और इस मिशन के लिए जरूरी है कि तुम्हें उसके इम्पोर्टेंट मेंबर्स को मारना होगा, जिसके लिए तुम्हें 2000 पॉइंट्स दिए जाएंगे। तो फैंग उस मिशन को एक्सेप्ट करते हुए कहने लगता है, इसकी वजह से तो मुझे 2000 पॉइंट मिल जाएंगे, ठीक है फिर। और हम देखते हैं कि उसके पीछे खड़े हुए स्टूडेंट फैंग को देखकर सो कह रहे होते हैं, इसने सच में एक ग्रे मिशन को उठा लिया है, क्या ये अपनी जिंदगी से थक चुका है, इसने ब्लड थ्रोन यूनियन के साथ लड़ाई करने की हिम्मत कर रहा है। सच में ये बहुत ही ज्यादा पागल लड़का है, क्योंकि अपनी मौत को बुलाने के लिए लोग ऐसा करते हैं। तो दूसरा लड़का कहने लगता है, हमारे में से किसी एक को जाकर इसे समझाना चाहिए कि ये सीधे अपनी मौत की ओर बढ़ रहा है। और इधर हम मिस मिरर को देखते हैं जो कि फैंग से कह रही होती है, ब्लड थ्रोन यूनियन एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक किलर्स की ऑर्गेनाइजेशन है और अगर तुम उन लोगों के द्वारा टारगेट कर लिए गए तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा ट्रबल देने वाली बात हो सकती है। ये सुनकर फैंग कहने लगता है, तो ये एक किलर ग्रुप है, यही तो मैं चाहता था, मैं उन लॉ एनफोर्समेंट की टीम के पीछे जाकर छिप जाऊंगा ताकि कोई भी मुझे नोटिस न कर पाए और ना ही ये किलर ऑर्गेनाइजेशन मुझे टारगेट कर पाए। इसके बाद सीन कट होकर हमें स्टारसाइन बेस लॉ एनफोर्समेंट हेडक्वार्टर दिखाया जाता है, जहाँ पर 4 लोग बैठकर आपस में बातें कर रहे होते हैं। उनमें से एक कहता है, द ब्लड थॉर्न यूनियन मिशन किसी ने पिक कर लिया है। उस लड़के का नाम जोंग ताऊ होता है जो कि 38 ईयर्स ओल्ड होता है और वो एक इंटरमीडिएट मार्शल आर्टिस्ट होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो फैंग की डिटेल्स को चेक करने लगता है और उसे पढ़ते हुए कहने लगता है, फैंग यून एक नोविस मार्शल आर्टिस्ट है, फिर आखिरकार इसने इस रैंक गिरे के मिशन को क्यों एक्सेप्ट किया है। और हम देखते हैं कि दूसरा लड़का कहने लगता है, सच में ये लड़का पागल हो गया है जो अपनी एबिलिटी से भी ज्यादा करने की कोशिश कर रहा है। और हमें बताया जाता है कि उस लड़के का नाम जाऊ वेई होता है जिसकी एज 28 ईयर्स होती है। तभी वहाँ पर बैठी हुई लड़की कहने लगती है, ऑलमोस्ट 15 साल का ये लड़का है लेकिन ये फिर भी एक नोविस मार्शल आर्टिस्ट बन चुका है। सच में ये बहुत ही ज्यादा जीनियस लड़का है और ये हमारी हेल्प कर सकता है। और हमें बताया जाता है कि उस लड़की का नाम सुन एक्सायुमी होता है जिसकी एज 24 ईयर्स ओल्ड होती है। और फिर हमें उस टीम के चौथे मेंबर को दिखाया जाता है जो कि बड़ा ही मस्ती में बैठा हुआ कह रहा होता है, शायद इसने अपनी लाइफ का ज्यादातर टाइम कल्टीवेशन में बिताया है, इसीलिए ये इतनी जल्दी इस स्टेज पर पहुंच गया है। लेकिन इसका टाइम कल्टीवेशन में बीतने की वजह से इसके पास पक्का ही मार्शल टेक्निक्स बहुत ही ज्यादा कम होंगे और ना
है इसके पास बैटल एक्सपीरियंस होगा, इसीलिए हमारे लिए ट्रैश की तरह है। और फिर हमें पता चलता है कि इस लड़के का नाम वू हुआ होता है और उसकी ऐसी बात सुनकर लीडर कहने लगता है ठीक है वो आ रहा है, इसीलिए सभी शांत हो जाओ। और हम देखते हैं कि वो सारे के सारे फैंग को देखने लगते हैं। तो टीम लीडर कहने लगता है जैसा कि तुम्हें पता है कि ये हमारा जूनियर है, इसलिए मिशन के वक्त हमें इसका ध्यान रखना होगा। और तभी फैंग उस कमरे के अंदर एंटर होता है तो सारे लोग वहाँ पर चुप हो जाते हैं और फैंग उन्हें कहने लगता है तो वो लोग तुम हो जिन्होंने ब्लड थ्रोन यूनियन मिशन को पोस्ट किया था। मेरा नाम फैंग है और मैं यहाँ पर उस मिशन को एक्सेप्ट करने आया हूँ। तो फैंग की ऐसी बात सुनकर लीडर तुरंत खड़े होते हुए फैंग की ओर आता है और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहने लगता है ओ तो तुम्हारा नाम फैंग यून है, वेलकम। तो फैंग भी उससे हाथ मिलाते हुए कहने लगता है हेलो, हाँ मैं ही फैंग यून हूँ। तो लड़का कहने लगता है मैं इस लॉ इन्फोर्समेंट टीम का लीडर जोंग ताऊ हूँ। और जैसा कि तुम देख रहे हो ये पीछे जो भी लोग हैं वो सारे हमारी टीम के मेंबर्स हैं जिनका नाम झाऊ, सुन और वू है। इसके बाद सारे लोग फैंग को हेलो बोलने लगते हैं तो फैंग भी उन्हें हेलो कहता है। तभी फैंग अपने मिरर स्पेस में आकर उस लड़की के एट्रीब्यूट्स को देखने लगता है और कहने लगता है इसके पास तो एक वुड एट्रीब्यूट है और ये एक वुड एट्रीब्यूट मार्शल आर्टिस्ट है और ये अभी तक इंटरमीडिएट तक पहुंच चुकी है, इसीलिए इसकी टेक्निक बहुत ही ज्यादा अच्छी है। सच में ये किसी परफेक्ट पैकेज से कम नहीं है। तो ये सुनकर मिस मिरर कहने लगती है वुड एट्रीब्यूट सच में बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हीलिंग एबिलिटी रखता है, इसीलिए तुम्हें इसे जल्दी से ले लेना चाहिए क्योंकि ये वाटर एट्रीब्यूट से भी बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से काम करता है। और ये सुनकर फैंग खुश होते हुए कहता है इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि वुड और फायर एट्रीब्यूट को मिक्स करने के बाद मैं एक एल्केमिस्ट बन सकता हूँ। पर फिर गुस्से से कहने लगता है वो तो सब ठीक है लेकिन फिर ये एक लड़की क्यों है, क्योंकि मैं किसी लड़की के साथ फाइट नहीं करना चाहता, मैं तो इसके ऊपर अटैक करने की भी हिम्मत नहीं कर सकता। ये सुनकर मिस मिरर कहने लगती है तुम्हें अभी नहीं तो बाद में किसी न किसी फीमेल के साथ तो लड़ाई करनी होगी, इसीलिए तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर फैंग कहने लगता है वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट सिचुएशन होगी क्योंकि उसके अंदर हमारी लाइफ और डेथ मायने रखती होगी, इसीलिए मैं वहां पर इजी नहीं जाने वाला, लेकिन इस लड़की के साथ मैं ऐसे कैसे फाइट कर सकता हूँ। तो मिस मिरर भी फैंग से कहने लगती है तुम्हें ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है क्योंकि जो लड़की प्रोजेक्ट होगी वो भी तुम्हारे ऊपर इजी नहीं जाने वाली। और इधर हम देखते हैं कि लॉ इन्फोर्समेंट के लोग फैंग को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं और वो कहने लगते हैं हे किड तुम आखिरकार इस लड़की को ऐसे कैसे घूर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ये सुनकर फैंग सॉरी बोलने लगता है और उसे ऐसे देखकर वो लड़की भी कहने लगती है सच में कितना ज्यादा क्यूट लड़का है। और फिर उसके बाद लीडर आकर फैंग से कहने लगता है ऑल राइट मैं यहाँ पर सारी चीजों को क्लियर कर देता हूँ फैंग यून, ये तुम्हारा पहला मिशन है इसलिए तुम सिर्फ हमें सपोर्ट करने वाले हो, इसके अलावा तुम वहाँ पर कुछ भी मत करना। ये सुनकर फैंग भी अपने मन में सोचने लगता है मैं भी तो यही चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर बहुत ही ज्यादा लो रहूं। पर ये सुनकर लॉ इन्फोर्समेंट टीम का एक मेंबर खुश नहीं होता और वो गुस्से से कहने लगता है व्हाट द हेल, हमें हमारे इस मिशन के लिए किसी हेल्पर की जरूरत नहीं थी, हम तो चाहते थे कि कोई हमारा इस लड़ाई के अंदर साथ दे। तो हम देखते हैं कि उसकी ऐसी बात सुनकर पीछे खड़ा हुआ उनका मेंबर कहने लगता है जब तुमने पहला मिशन लिया था तब तुम भी तो एक हेल्पर ही थे, क्या तुम्हें उस समय की कोई याद नहीं है। तो ये सुनकर वो लड़का कहने लगता है लेकिन मैं इतना ज्यादा एरोगेंट नहीं था कि पहले ही मिशन में गिरे रैंक का मिशन ले लिया हूँ। तो उसको रोकते हुए टीम लीडर कहने लगता है वो शट अप, इस बार का हमारा टारगेट इनर सिटी के अंदर एक रेस्टोरेंट में है, इसीलिए वहाँ दिन में बहुत ही ज्यादा लोग होंगे, तो सभी लोग तैयार हो जाओ, हम वहाँ पर रात में जाने वाले हैं और वहाँ पर फाइट करने वाले हैं, इसलिए हम यहाँ से 2 घंटे बाद वहाँ के लिए निकलेंगे। और फिर हमें 2 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रेस्टोरेंट के पास में वो सारे के सारे लोग खड़े हुए होते हैं और अपने हथियार लेकर फाइट के लिए बिल्कुल तैयार खड़े होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि एक लड़का एक कचरे के पात्र को एक साइड में हटा देता है जिसके पीछे एक गुफा बनी हुई होती है, जिसको देखकर वो कहने लगते हैं हमें इधर से अंदर जाना है। और फिर सारे के सारे लोग उस गुफा के अंदर से रेस्टोरेंट के अंदर जाने लगते हैं और भागते हुए कहने लगते हैं हमें सावधान रहना होगा क्योंकि वो लोग एक किलर ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं जो कि कहीं से भी हमला कर सकते हैं और उनके पास कितनी ज्यादा कल्टीवेशन पावर होगी हमें कुछ नहीं पता है। और इधर हम देखते हैं कि फैंग वहीं पर उस गुफा के दरवाजे के पास खड़ा हुआ होता है जिसे लीडर वहां पर छोड़कर गया होता है। तो फैंग सोच रहा होता है मुझे यहाँ पर पीछे छोड़ गए, सच में ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि मुझे अब अंदर जाकर उनके साथ लड़ाई नहीं करनी होगी, इसकी वजह से मैं ना तो वहां पर हार्ट होऊंगा और ना ही मुझे उनके सामने अपनी पावर दिखाने की जरूरत पड़ेगी। और अगर अंदर जाकर वो सारे मारे भी गए तो मैं उनकी लाश को प्रोजेक्ट कर उनसे एट्रीब्यूट टैलेंट ले सकता हूँ, इसलिए मुझे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि लॉ इन्फोर्समेंट टीम अंदर जाते हुए कहने लगती है यहाँ पर सिर्फ 4 लोग हैं इसलिए हमें हमला करने के लिए तैयार रहना चाहिए। और हम देखते हैं कि वो चारों लोग बैठकर शराब पी रहे होते हैं जिसे देखकर टीम लीडर इशारा करने लगता है सारे के सारे अटैक करो। और हम देखते हैं इसी के साथ सारे इन्फोर्समेंट टीम के लोग उन चारों के ऊपर अटैक करने के लिए अपने हथियार लेकर आगे बढ़ जाते हैं और एक ही अटैक से हुए डैमेज की वजह से उनकी टेबल टूटकर टुकड़े टुकड़े हो जाती है जिसकी वजह से सारे के सारे किलर और
ऑर्गेनाइजेशन के लोग उछलकर दूर हट जाते हैं और फिर हमें उन किलर लोगों को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्माइल दे रहे होते हैं और कहने लगता है ठीक है, अगर तुम आ गए हो तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। पर इधर हम देखते हैं कि बाहर फैंग खड़ा होकर सोच रहा होता है लॉ इन्फोर्समेंट सच में कैसा काम कर रही है, सीक्रेटली असैसिन पर अटैक करने की तैयारी कर रही है। ये तो देखने से ही उल्टा काम लग रहा है क्योंकि छुपकर हमला करना ये काम तो असैसिन का होता है, ना कि इन्फोर्समेंट टीम का। और यही इस चैप्टर का अंत हो जाता है। अगले चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि उन असैसिन में से एक असैसिन टीम लीडर के ऊपर अपने डैगर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन टीम लीडर उसे देख लेता है और तैयार खड़ा हुआ होता है, तो जल्दी से अपने हाथ में पकड़े हुए भाले को जमीन पर लगाकर एक बहुत ही ज्यादा ऊंची छलांग लगा देता है और फिर वो जल्दी से अपने साथियों से कहता है लेट्स गो, अब जल्दी से इन लोगों पर अटैक करो ताकि इन्हें जल्दी से खत्म किया जा सके और हमारा काम जल्दी से खत्म हो जाए। और उन लोगों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और हम देखते हैं कि वो सारे के सारे आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं। तो उनमें से एक असैसिन पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, जिसे देखकर असैसिन कहने लगता है तुम सच में बहुत ही ज्यादा मजाकिया हो, तुम अपनी मौत को देख रहे हो और तुम लड़ाई करने के लिए ऐसे आगे बढ़ रहे हो जैसे कि तुम मुझे हरा ही दोगे। पर तभी लॉ इन्फोर्समेंट का मेंबर उस असैसिन को गले से पकड़ लेता है और उसको एक घूसा मारने के लिए तैयार हो जाता है। और इधर हम देखते हैं कि लॉ इन्फोर्समेंट टीम आगे अटैक करने के लिए बढ़ रही होती है और उनके ऊपर वो असैसिन भी हवा में अटैक करने के लिए तैयार खड़े हुए होते हैं। तो उन हवा में मौजूद असैसिन को मारने के लिए टीम लीडर अपने हैमर में क्यूआई एनर्जी भरने लगता है और फिर वो एक खतरनाक अटैक उन लोगों पर करता है, लेकिन वो देखता है कि वो असैसिन गायब हो जाते हैं, जिसे देखकर टीम लीडर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और कहने लगता है ये तो गायब हो गए, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर वो अपने साथियों से कहने लगता है आखिरकार वो लोग कहां पर चले गए, जल्दी से ढूंढो उन्हें। और गुस्से से कहने लगता है क्रैप, सच में हमारी इन्फॉर्मेशन में इतना बड़ा लूप होल कैसे हो सकता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी हम देखते हैं कि उनके एक मेंबर के पीछे से एक पोर्टल खुलता है और उसके अंदर से एक डैगर निकल रहा होता है, जिसे देखकर टीम लीडर कहने लगता है जल्दी से अपने पीछे देखो। लेकिन जब तक कि वो मेंबर पीछे मुड़कर देखता तब तक उस पोर्टल के अंदर से एक असैसिन निकलकर जल्दी से उसके पीठ के ऊपर वार कर देता है। तो ये देखकर टीम लीडर कहने लगता है इनके पास तो डार्क टैलेंट है और ये टैलेंट सिर्फ एक के पास ही नहीं बल्कि सारों के पास डार्क टैलेंट है, इसलिए हमें इनके साथ लड़ाई करते हुए बहुत ही ज्यादा सावधान रहना होगा। तो ये बात सुनकर उनका दूसरा साथी कहने लगता है नो वे, डार्क टैलेंट तो बहुत ही ज्यादा रेयर टैलेंट है, आखिरकार इन चारों के पास वो टैलेंट कैसे हो सकता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और फिर हम देखते हैं कि टीम लीडर और वो लड़की आपस में अपनी पीठ को लगाकर फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं ताकि उनके ऊपर जो भी अटैक करे तो वो एक दूसरे की मदद से उनके ऊपर अटैक होने से बच सके। और हम देखते हैं कि वो लड़की भी उन असैसिन के अटैक को आराम से रोक रही होती है और कहने लगती है असैसिन की पावर धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। और हम देखते हैं कि वो असैसिन लॉ इन्फोर्समेंट टीम के ऊपर बहुत ही ज्यादा भारी पड़ रहे होते हैं। तो भूरे बाल वाला लड़का कहने लगता है हमें इस जगह को जल्दी से छोड़कर निकल जाना चाहिए, इनके पास डार्क टैलेंट है, चाहे वो लो रैंक का हो लेकिन फिर भी डार्क टैलेंट होना बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए क्योंकि बिना इस टैलेंट के हम इसको कभी भी डिफीट नहीं कर सकते। तो उसकी ऐसी बात सुनकर लीडर कहने लगता है कि हम सारे के सारे एक कैज में ट्रैप हो गए हैं, इसीलिए मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि बाहर फैंग यून खड़ा हुआ है वो तो अब तक मारा भी जा चुका होगा क्योंकि पांचवा असैसिन उसी के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ा था। और फिर हमें रेस्टोरेंट के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रात हो रही होती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ज्यादा चिल्लाने की आवाज आने लगती है और हम देखते हैं कि एक असैसिन जमीन पर पड़ा हुआ होता है और उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। और फिर हमें फैंग को दिखाया जाता है जो कि अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए अंधेरे में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है क्योंकि उसकी आंखें ऐसी चमक रही होती है जैसे किसी डेविल की चमक रही हो। तो फैंग उस असैसिन के पास आकर कहने लगता है मुझे जल्दी से बताओ कि अंदर कितने ज्यादा असैसिन हैं जिनके पास डार्क टैलेंट है। तो ये सुनकर वो असैसिन बहुत ही तेज हंसने लगता है और फिर कहने लगता है जैसे कि मेरे पास डार्क टैलेंट है वैसे ही अंदर 4 लोग और मौजूद है जिनके पास भी ऐसा ही डार्क टैलेंट है, इसीलिए तुम्हारे साथी जो अंदर गए हैं वो तो अब तक मर भी चुके होंगे। तो फैंग उसकी ऐसी बात सुनकर कहने लगता है ना, वो तुम होगे जो पहले मरोगे। और फिर हम देखते हैं कि फैंग अपनी स्वार्ड की मदद से उस असैसिन को तुरंत ही किल कर देता है और फिर कहने लगता है डैम इट, मैं अब और ज्यादा लोकी नहीं रह सकता। और फिर हमें मिस मिरर को दिखाया जाता है जो कि फैंग को कह रही होती है मैं तुम्हें पहले ही वार्न कर देना चाहती हूँ कि तुम उनको सेव नहीं करोगे क्योंकि तुमने उसकी मदद करने की कोशिश की तो तुम्हारा सीक्रेट डिस्कवर्ड हो सकता है और इस बार तो तुम्हें प्रिंसिपल भी नहीं प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो फैंग मिस मिरर की बात सुनते हुए मिस मिरर से कहने लगता है वैसे तो हम कुछ ही टाइम पहले मिले हैं लेकिन फिर भी मैं उन्हें मरते हुए नहीं देख सकता, इसीलिए मुझे उनकी मदद करने जाना ही होगा। लेकिन अगर मैं उनकी मदद करता हूँ और
उसके बाद भी वो मुझे हार्म करते हैं तो मैं उनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं उन सभी को खत्म कर दूंगा। और इधर हम मिस मिरर को देखने लगते हैं जो कि अपने मन में सोचने लगती है इस लड़की की सच में पर्सनैलिटी ऐसी है कि इसके आगे आने वाला समय और भी ज्यादा हार्ड होने वाला है, कहीं मैंने किसी गलत मास्टर को तो नहीं चुन लिया है। और फिर हमें रेस्टोरेंट के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ लीडर कह रहा होता है कम्युनिकेशन डिवाइस काम कर रहे हैं या नहीं, तो वो लड़की कहने लगती है नहीं, यहाँ पर कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस काम नहीं कर रहे हैं, लगता है कि यहाँ पर कैंसिल्ड एरे मौजूद है। और फिर वो लड़की अपने स्वाड से एनर्जी स्लैश निकालते हुए कहने लगती है जल्दी यहाँ पर मॉर्निंग हो जाएगी और कोई ना कोई हमें बचाने के लिए जरूर आ जाएगा। तो टीम लीडर उसे समझाते हुए कहने लगता है चाहे मॉर्निंग क्यों ना हो जाए लेकिन डार्क टैलेंट मार्शल आर्टिस्ट फिर भी अपने आप को छुपा सकते हैं, इसीलिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें बचाने कितने लोग आएंगे, वो भी आखिरकार में मारे ही जाएंगे अनलेस हमें बचाने उनमें से कोई एक मार्शल आर्टिस्ट आ जाए। तो उसकी ऐसी बात सुनकर भूरे बालों वाला लड़का कहने लगता है नहीं, ऐसा कभी नहीं होने वाला, क्योंकि वो कुछ असैसिन को मारने के लिए हमें बचाने के लिए कभी नहीं आएंगे, हम तो यहाँ पक्का ही मारे जाएंगे। और हमें यहाँ नहीं बताया जाता कि वो किस मार्शल आर्टिस्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो वो लड़की कहने लगती है तुम्हें ऐसे नेगेटिव बात करने की जरूरत नहीं है, जब तक हम यहाँ पर जिंदा हैं तब तक हमें यहाँ पर लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए और डटे रहना चाहिए, हमें कोई ना कोई चांस तो मिलेगा ही इनके ऊपर अटैक करने का, इसलिए तैयार रहो। तभी वहाँ किसी के चिल्लाने की आवाज आती है जिसे सुनकर वो लड़की बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है और लॉ एनफोर्समेंट टीम के सारे मेंबर चिल्लाते हुए कहने लगते हैं एक्सायोमी। और फिर हम उस लड़की को देखते हैं एक डैगर आकर उसकी नाक के जस्ट पास में आकर रुक गया होता है और हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि एक असैसिन होता है, लेकिन वो डर से बहुत ही ज्यादा कांप रहा होता है, जिसे देखकर वो लड़की भी कुछ समझ नहीं पाती आखिरकार ये यहाँ पर रुक कैसे गया। तभी वो असैसिन अपने पीछे की ओर देखने लगता है जहाँ पे बहुत तेज रोशनी हो रही होती है और हमें पता चलता है कि फैंग ने आकर उसको खत्म कर दिया होता है और वो जमीन पर गिरने लगता है। तभी फैंग के ऊपर दूसरा असैसिन पीछे से आकर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन फैंग जल्दी से अपनी स्वाड को लेकर पीछे उसके पेट के अंदर धसा देता है और वो वहीं पर खत्म हो जाता है। तो वो असैसिन मरते हुए कहने लगता है आखिरकार तुम हमें कैसे देख पा रहे हो, लेकिन फैंग उसकी किसी बात का जवाब नहीं देता और वहां से तेजी से डैश मारते हुए एक दूसरे असैसिन के ऊपर अपना अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो भी वहीं पर किल हो जाता है। और उसे मारने के बाद फैंग बड़ी इविल स्माइल के साथ कहने लगता है अब सिर्फ एक बचा है और उसे खत्म करते ही यहाँ का मिशन खत्म हो जाएगा। और इसी के साथ इस चैप्टर का अंत हो जाता है। तो फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।